आज है 7 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है व्योम मित्र। व्योम मित्र एक ह्यूमनॉइड है जिसको इसरो ने बनाया था, 2020 में ही बनाया था। ठीक है, इसको गगनयान मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके बाद है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी 5वीं असेंबली होनी है दिल्ली में। ठीक है, अभी इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है, मतलब इंडिया ही इस असेंबली का प्रेसिडेंट है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये नवंबर 2015 में बना था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और अभी इसमें 109 मेंबर हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य उद्देश्य है सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना। ठीक है, और कार्बन न्यूट्रल की तरफ एनर्जी एक्सेस को ले जाना। उसके बाद उसी में ही है आईएसए का एक और मिशन है कि इसमें सोलर एनर्जी सेक्टर में कम से कम $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लाना 2030 तक। ठीक है, और जो इसकी टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी की, उसको उसके प्राइसेस कम करना। इंडिया में ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के इनिशिएटिव से बना था शायद, इसलिए। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया था जो बहुत बैकवर्ड हैं, मतलब अंडर डेवलप हैं, और उनमें फिर कैसे सुधार लाना है उसके लिए 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लगाए गए। मतलब उन पे ही इनको हर साल एसेस किया जाता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, उसमें ये 5 बड़े जो सोशियो इकोनॉमिक थीम्स हैं उन पे है, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन कमीशन इंडिया का एक रीजनल ऑफिस खुला है मुंबई में। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनी है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो जो एंटी कम्पिटिटिव कोई भी अगर एग्रीमेंट है या कोई भी ऐसा कंपनी है जो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है, मतलब एंटी कंपटीशन या कह सकते हैं मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उसके खिलाफ ये काम करती है। इसके पहले जो एजेंसी थी जो ये सब देखती थी, उसका नाम था मोनोपोलाइज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। ठीक है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ये इसी के लिए एक्ट बनाया गया और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। ठीक है, ये कंपनीज के जो मर्जर और एक्विजिशन होता है उसको भी देखती है। उनको पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो मर्जर या एक्विजिशन कर सकते हैं। फिर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था 2018 में। ठीक है, जब वो वहाँ पे थोड़ा सक्सेस हुआ तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इसको लॉन्च किया। इनका उद्देश्य था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो फुल पोटेंशियल है उसको अनलीज करना। ठीक है, वहाँ पे सोशियो कल्चर ग्रोथ करना और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट को एज अ एक्सपोर्ट हब की तरह इनिशिएट किया गया। ठीक है, एक इनिशिएटिव ले लेके उनको ऐसा, मतलब जहाँ पे भी स्पेशल प्रोडक्ट उनके उस डिस्ट्रिक्ट में जो बनते हैं, जो भी उनकी स्पेशलिटी होगी, ठीक है, उसको मतलब एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करना। वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो और उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो। ठीक है, ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और वहाँ के लोगों का विकास हो सके। ठीक है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो इस चीज़ को देखता है। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, उसके अंदर में। और इसमें स्टेट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट होता है और एक प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेम हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि अगर वहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 11 अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। हो सकता है कि किसी 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में भी कॉमन प्रोडक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें कई सारे हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, फूड से रिलेटेड होते हैं, इवन जो वहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट या क्राफ्ट से जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उनका भी इसमें क्या कहते हैं उनका भी इसमें प्रमोशन होता है। उसके बाद द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945। ये एक्ट जो है ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक हैं उनको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO जिसको कहते हैं। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। ठीक है, और ये इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है।
इस मामले में, मतलब ड्रग्स और कॉस्मेटिक के मामले में, ठीक है। अगर CDSCO की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो ये ड्रग को अप्रूव करता है, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराता है और ड्रग्स के स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। और जो क्वालिटी, जो ड्रग की जो मतलब इम्पोर्टेड ड्रग्स होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करता है, ठीक है। और ये स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। फिर उसी में है कि CDSCO स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एजेंसीज होती हैं उनके साथ मिलके कई सारे ड्रग्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। खासकर जो वैक्सीन्स होती हैं या सीरम रिलेटेड ड्रग्स होते हैं, ठीक है। फिर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, ये जो डिपार्टमेंट होता है वही CDSCO उसके हेड हैं। और ये जो है वो कई सारे ड्रग्स को लाइसेंस प्रदान करते हैं, जैसे जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या 4 फ्लूइड्स या वैक्सीन या सीरा, इन सबको ये लाइसेंस प्रदान करने का काम करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग का स्टैंडर्ड भी ये सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल लोक अदालत, अभी ये 12 नवंबर को पूरे देश भर में फिर से नेशनल लोक अदालत बैठाई जाएगी, जिसमें जो पेंडिंग केसेस हैं उनको सेटल करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। लोक अदालत की बात करें तो ये एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू जो पेंडिंग केसेस होते हैं, कुछ खास तरह के केसेस ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट के बाहर भी सेटल किया जा सकता है, ठीक है। उन केसेस को इसमें लिया जाता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, मतलब उसमें जो भी सेटलमेंट है वो करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और कौन कराता है इसको नालसा कराती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर नालसा की बात करें तो नालसा बना था लीगल सर्विसेज एक्ट 1987, ठीक है, उसके तहत बना था, वही नेशनल लोक अदालत कराती है। और इसके खिलाफ अपील हो सकती है, इसके खिलाफ अपील नहीं होती है। हालांकि ये एक तरह की जो सिविल कोर्ट होती है उसकी डिग्री के समान है, मतलब जो भी उनका निर्णय या निर्देश होता है, ठीक है, निर्णय कह सकते हैं। और ये जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, मतलब इसमें जो भी निर्णय आएगा लोक अदालत में, वो दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा और इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में, ठीक है। फिर है कि अगर उन दोनों ही जो पार्टीज़ हैं उसमें से किसी एक को वो निर्णय नहीं पसंद आता लोक अदालत का, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, लिटिगेशन इनिशिएट कर सकता है और वहाँ पे अपने जो प्रॉब्लम्स थे उसको एड्रेस करा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का राइट टू लिटिगेट है, ठीक है, वो रहता है, लोक अदालत के जो निर्णय होता है उसके बाद भी रहता है। और लोक अदालत में केस लड़ने के लिए जो भी आपका मैटर सेटल किया गया उसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती, ठीक है। और इसमें है कि उसके आगे कौन से केसेस लोक अदालत में रेफर किए जा सकते हैं, कोई भी केस जो किसी कोर्ट में पेंडिंग है उसको लोक अदालत के तहत रेफर किया जा सकता है। या कोई डिस्प्यूट हो जो अभी कोर्ट में नहीं गया हो उसको भी लोक अदालत में एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा मतलब ऑफेंस हो जो कि नॉन कंपाउंडेबल हो, ठीक है, वो इस लोक अदालत में नहीं जाता है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए फ्रेंच ऑथर हैं एनी अर्नॉक्स, इनको दिया गया। फिर UN ह्यूमन राइट काउंसिल, ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है UN सिस्टम के अंदर, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और ये 2006 में बनी थी। इसके पहले जो संस्था थी वो थी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है, उसको ही इसने रिप्लेस किया है। और ये क्या करती है, ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं UN मेंबर कंट्रीज़ में, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। और कहीं भी जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या वुमेन राइट, LGBT राइट और रेशियल या एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ गलत होता है तो वो उसको एड्रेस करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। और ये जो ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट है उसके साथ काम करती है। फिर उसी ह्यूमन राइट काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 मेंबर हैं, ठीक है। और इनको जो UN जनरल असेंबली है वहाँ से इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट द्वारा इलेक्ट किया जाते हैं वो मेंबर्स। और जो यहाँ की मेंबरशिप है, काउंसिल की मेंबरशिप, वो इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस है। इसका मतलब हुआ कि कोटा फिक्स है, कोटा हर रीजन का, मान लीजिए मिडिल ईस्ट है तो वहाँ से कितने मेंबर आएंगे, साउथ ईस्ट एशिया वहाँ से कितने मेंबर आएंगे, अब साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ से कितने मेंबर आएंगे, यूरोपियन से कितने मेंबर आएंगे, ठीक है, वो फिक्स है। और उसमें सिर्फ कंट्रीज चेंज होती रहती हैं, अब वहाँ पे जो भी कंट्रीज आती हैं वो अपने हिसाब से सेट करती हैं, ठीक है। एक मेंबर जो है वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है और वो लगातार 3 टर्म नहीं इलेक्ट हो सकता, सिर्फ वो 2 बार इलेक्शन हो सकता है, ठीक है, उसका री इलेक्शन। और तीसरी बार उसको, मतलब तीसरी बार के लिए उसको वेट करना पड़ेगा और ड्रॉप करना पड़ेगा, और बाद में फिर से लड़ सकता है, ठीक है। मतलब लगातार 2 बार लड़ सकते हो, री इलेक्ट हो सकते हो, तीसरी बार नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।